दोस्तों, जैसा कि अर्थशास्त्र का एक चैप्टर है मुद्रास्फीति। तो आइए समझते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है? किसी वस्तु के सामान्य स्तर पर निरंतर या लगातार वृद्धि मुद्रास्फीति कहलाती है। मान लो कोई एक वस्तु है, ठीक है। वो पहले 5 रुपये में मिल रही है, कुछ महीने बाद 10 रुपये में मिलने लगी, कुछ महीने बाद 15 रुपये में मिलने लगी। तो क्या है, निरंतर इस दाम में क्या है, उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वृद्धि हो गया। तो यानी कि निरंतर जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति कहलाती है। लेकिन हम इसके लिए किसी एक वस्तु के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी किसी एक वस्तु का अगर दाम बढ़ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ा है, ठीक है। इसके लिए हम बहुत सारे वस्तुओं का आकलन करना पड़ेगा, ठीक। ये तो हो गया मुद्रास्फीति, जिसे हम आमतौर पर महंगाई कहते हैं। आइए इसे अर्थशास्त्र की भाषा में समझ लेते हैं। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के दौर में क्या होता है। यानी कि मुद्रास्फीति, मान लो कोई एक क्या है, एक वस्तु है, ठीक। ये टोकरी में कोई मान लो कि एक वस्तु है, एक क्या है, हमारी मुद्रा है। एक क्या है, हमारी मुद्रा है। मान लो कि ये पहले जो जो वस्तु थी, ये पहले 5 रुपये मिलती थी। कितना मिलता था, 5 रुपये मिलती थी। अब कितना मिल रहा है, 15 रुपये मिल रहा है, ठीक। तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ी है। लेकिन इसमें वस्तु का मूल्य भी बढ़ता है और मुद्रा की मात्रा भी बढ़ती है। लेकिन अब क्या है, पहले हमारे पास 5 रुपया होता था तो इसको खरीद लेते थे। अब हमें कितना चाहिए, 15 रुपया चाहिए। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, मुद्रास्फीति में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। लेकिन मुद्रा की जो वैल्यू है, यानी मुद्रा का जो मूल्य है, वो घटती है। क्यों घट रही है? क्योंकि बताओ, पहले 5 रुपया आज के 15 रुपये बराबर है। यानी कि हम पहले 5 रुपये में कोई खरीद लेते थे, आज हमको 15 रुपये में खरीदना पड़ रहा है। यानी कि मुद्रा की वैल्यू तो घट गई, लेकिन मुद्रा की मात्रा बढ़ गई, 15 रुपया, ठीक है। ये हो गया हमारा मुद्रास्फीति कहलाता है, ठीक। तो मुद्रास्फीति में क्या कह सकते हैं हम, मुद्रा की मात्रा बढ़ती है लेकिन उसका वैल्यू गिर जाता है, ठीक। और वस्तु दाम क्या होता है, बढ़ता है। अब इसे एक तरह से और समझ लेते हैं। मुद्रास्फीति में जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो मुद्रा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। मुद्रा की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो की मात्रा ज़्यादा होने से किसी वस्तु का डिमांड क्या होता है, ज़्यादा होता है। डिमांड क्या होता है, ज़्यादा होता है। और आपूर्ति क्या होता है, कम होता है, ठीक। यानी कि डिमांड क्या होता है, मान लो ये डिमांड है, ठीक है। डिमांड क्या होता है, ज़्यादा होता है, किससे, आपूर्ति से। यानी मांग क्या होता है, आपूर्ति से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको मुद्रास्फीति समझ में आ गया होगा। यानी कि डिमांड, क्योंकि पैसा ज़्यादा रहा है मेरे पास, पैसा अगर मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज़ खरीदने के लिए आदमी परेशान रहेगा। तो यानी कि मुद्रा की मात्रा ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा, तो डिमांड ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका मूल्य ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये हो गया हमारा मुद्रास्फीति। आइए अब अपस्फीति के बारे में समझ लेते हैं। यानी मुद्रा, अगर वस्तु का अगर मूल्य डाउन होता है तो उससे हम क्या कहते हैं। यदि वस्तु के मूल्य में गिरावट होता है तो उसे हम अपस्फीति कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में उसे डिफ्लेशन कहते हैं। यानी वस्तु के मूल्य में गिरावट अर्थात मुद्रा की मात्रा में कमी। इसमें क्या होता है, मान लो कि अगर ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है। इसमें क्या होता है, इसी वस्तु को अगर मान लो हम पहले 15 में खरीदते हैं और आज 5 रुपये में मिल रहा है, यानी कि डिफ्लेशन हो गया, इसका वस्तु के मूल्य में कमी आ गई। तो इसमें क्या होता है, मुद्रा की जो वैल्यू है, मुद्रा की जो मात्रा में भी कमी आएगी, मात्रा में क्या आएगी, कमी आएगी। और उसका जो मूल्य है, यानी मुद्रा का मूल्य है, वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हम इसको अब 5 रुपये में खरीदेंगे, यानी सोचो उसका मुद्रा का वैल्यू कितना बढ़ गया। यानी कि क्या, अगर मान लो इसकी अगर कमी आ रही है, इसमें वस्तु के मूल्य में कमी आ रही है, ठीक है। तो मुद्रा क्यों कमी आई, क्योंकि मुद्रा की मात्रा कम है। मुद्रा की मात्रा कम है, क्यों, क्योंकि हमारे पास पैसा कम है। तो पैसा कम रहेगा, जाहिर सी बात है वस्तु का दाम यानी वस्तु का मूल्य कम रहेगा। लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, जाहिर सी बात है, क्यों, पैसा कम है तो उसकी वैल्यू यानी कि जो उसका मूल्य है वो ज़्यादा बढ़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है, वस्तु में मुद्रा की मात्रा में कमी तथा मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं कि डिमांड
क्या होता है, डिमांड क्या होता है, डिमांड डिमांड कम होता है और आपूर्ति ज़्यादा होता है। डिमांड कम, आपूर्ति ज़्यादा, डिमांड कम, आपूर्ति ज़्यादा। ठीक, डिमांड कम क्यों रहेगा, क्योंकि पैसा है ही नहीं है, मुद्रा की मात्रा वैसे कम है, मुद्रा की मात्रा वैसे कम है, मुद्रा की मात्रा वैसे कम है। ठीक, तो मुद्रा की मात्रा कम रहेगी तो डिमांड, किसी वस्तु का डिमांड कम रहेगा, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा लोगों के पास, तो डिमांड कम रहेगा। तो डिमांड कम रहेगा तो उस समय आपूर्ति ज़्यादा हो जाएगा, यानी डिमांड कम, आपूर्ति ज़्यादा। उस समय मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं उसे खरीदने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट अर्थात मुद्रा की मात्रा में कमी होगी तो वस्तु के मूल्य में तो कमी आएगी, लेकिन जो मुद्रा की वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अपस्फीति। मुद्रास्फीति और अपस्फीति दोनों को जो बैलेंस बनाने का जो काम करता है वो करता है हमारा आरबीआई करता है। ठीक है, यही आरबीआई इस दोनों को बैलेंस बनाने की जो प्रक्रिया होती है उससे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। इसमें क्या होता है, मौद्रिक नीति में आरबीआई बैंक रेट लगाती है, खैर वो अलग की टॉपिक है, हम उसको मतलब अलग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं अब क्या होती है मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है। ठीक, मुद्रास्फीति को कैसे मापा जाता है, मुद्रास्फीति को दो तरह से मापा जाता है। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एक क्या होता है, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक, और एक होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक बड़े बाजारों यानी बड़े भंडारों में देखा जाता है, बड़े भंडारों पे इसका बड़े मंडियों पे इसका परीक्षण किया जाता है, और इसके लिए हमें 2 सप्ताह का यानी कि 15 दिन का, जनरली 15 दिन का गैप करके हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना भाव में या थोक मूल्य पे कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें हम जनरली 2 महीने के अंतराल में देखते हैं। इसमें कंज्यूमर को यानी जो हमारा कंज्यूमर होता है वो उसके एकदम डायरेक्ट जो मतलब 2 महीने के या एवरेज पे देखते हैं कि कितना परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो 2 तरह से मापा जाता है, एक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ठीक, ये तो हो गया मुद्रास्फीति का माप यानी कि होल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक, आइए अब समझ लेते हैं मुद्रास्फीति क्या कारण होते हैं। दोस्तों, जैसा कि मुद्रास्फीति के 2 कारण होते हैं, डिमांड फुल इन्फ्लेशन और कास्ट पुश इन्फ्लेशन, यानी मांग जनित मुद्रा और लागत जनित मुद्रा। मांग जनित मुद्रा तब होती है जब किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो, किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो और आपूर्ति कम हो। ठीक, किसी वस्तु की मांग ज़्यादा हो, ऐसा कब होगा, जब मुद्रा की वैल्यू कम होगी। ठीक, मुद्रा की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी कि मान लो किसी वस्तु की मांग ज़्यादा और आपूर्ति कम, डिमांड फुल इन्फ्लेशन, डिमांड यानी कि डिमांड ज़्यादा है आपूर्ति कम है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो कि अगर सरकार अगर बहुत सारे अगर कैश अगर यहाँ नोट वोट छाप दे तो क्या हो जाए, मार्केट में बहुत सारे अगर कैश आ जाते हैं, तो ऐसा क्या होता है, लोग पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है और लोग इधर तो बस सामान खरीदने के लिए परेशान हो जाते हैं। ठीक, यानी सामान लोग सोचते हैं कि बस क्या मिले कि हम खरीदें, लोग पास पैसा ज़्यादा रहेगा, लोग बेचैन रहेंगे खरीदने के लिए, तो क्या होगा, जो वस्तु की जो आपूर्ति है वो कम पड़ जाएगी, वस्तु की आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए जितना आपूर्ति रहता है उतना ही अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखा जाता है। अगर आपूर्ति यानी कि भंडार जितना है उससे ज़्यादा अगर नोट छाप दिया जाए तो जाहिर सी बात है अनबैलेंस हो जाएगा। और दूसरा होता है लागत जनित मुद्रा यानी कास्ट पुश इन्फ्लेशन। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादातर सरकार के ऊपर डिपेंड होती है। मान लो लागत यानी किसी वस्तु को हम अगर बना रहे हैं उसमें कितना मजदूरी लग रहा है, अगर मजदूरी बढ़ जाती है तो जाहिर सी बात है उपभोक्ता मिलने वाला जो मूल्य है वो बढ़ जाएगा, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा, तो मुद्रास्फीति कारण भी हो सकता है। यानी कि मजदूरी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, परिवहन हो गया, और दूसरा ये सरकार का जो
टैक्स यानी वैल्यू टैक्स हुआ, वैट हो गया, अगर उसमें वृद्धि करता है तो ये क्या होगा, कास्टफुल इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक, तो ये दो में मुख्य रूप से हमारे कारण होते हैं मुद्रास्फीति के। आइए समझ लेते हैं अब मुद्रास्फीति के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं। मुद्रास्फीति 4 प्रकारों में बांटा गया, प्रतिशत के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। घिसटती मुद्रा यानी कि 3% अगर मुद्रास्फीति बढ़ती है, मुद्रास्फीति को अगर मापने के लिए हम किसी आधार वर्ष को मापते हैं, यानी पिछले जो आधार वर्ष है उसको ध्यान में रखते हुए देखेंगे कि उससे कितना, उस वर्ष से कितना इस अभी तक कितना प्रतिशत बढ़ा है। तो इसके लिए अगर 3% बढ़ा है तो घिसटती यानी कहेंगे यार घिस पिस के चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसे मेंटेन अभी रहेगा। 3% बढ़ा है तो घिसटती मुद्रास्फीति। अगर 3 से 5% बढ़ा है तो चलती मुद्रास्फीति नहीं है। अगर 5 से 10% बढ़ गया तब तो मुद्रास्फीति दौड़ने लगी, यानी दौड़ती मुद्रास्फीति। अगर 10% ज़्यादा हो गया तो भाई ये अर्थव्यवस्था के लिए बहुत संकट होता है, इसे हम अति मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसा 1990 के में हुआ था जब मुद्रास्फीति 16% से ऊपर चली गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, ओके, धन्यवाद।